40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल। जब वो लोग अपने स्टैंड लेते तो हम लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते? आज हमारा सारा म्यूजिक पाकिस्तान में बैन है, तो हम लोग क्यों उनको प्रमोट कर रहे हैं? बड़ी खबर आ रही है, दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और दिलजीत पर माफी मांगने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, जस्सी जो है वो दिलजीत के समर्थन में उतर आए। जसबीर जस्सी, दरअसल भारी विरोध के बीच अब सिंगर जसबीर जस्सी दिलजीत के समर्थन में खड़े हो गए। जस्सी ने दिलजीत के खिलाफ चल रही मुहिम को गलत बताते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। जस्सी ने कहा कि साहब कि अगर बैन लगाना है तो सभी पर पूरी तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि अब भी 80% लोग पाकिस्तानी कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दिलजीत दोसांझ के समर्थन में उतर आए हैं जस्सी। उन्होंने कहा कि जबकि दिलजीत को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जस्सी ने। 80% गाने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम की तो लिस्ट ही बहुत ज्यादा लंबी है। सो दोहरे मापदंड क्यों? फिर या तो पूरे गाने बंद कराओ, यूट्यूब तो पूरे गाने उड़वाओ, स्पॉटिफाई तो उड़वाओ, या होर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फिर उत्थों फिर सारे गाने चुको। इदा नहीं कि तुसी किसी भी एक आर्टिस्ट नूं लैके ते ओहदा विरोध करना शुरू कर दिता। देखिए भरे पड़े इंडस्ट्री में ऐसे लोग। आपको लगता है कि दिलजीत को अफसोस होगा? कुछ लोग कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। बी पराग से लेकर मीका सिंह कह रहे हैं माफी मांगे जो है दिलजीत। लेकिन दिलजीत के समर्थन में भी बॉलीवुड में भी बंटवारा हो गया। सबसे पहले बात इसी की करेंगे। ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जब वो लोग अपने स्टैंड लेते हैं तो हम लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते? आज हमारा सारा म्यूजिक पाकिस्तान में बैन है, तो हम लोग क्यों उनको प्रमोट कर रहे हैं? भी नहीं बोलते हमारे बारे में। आपको लगा कभी आपको मुझे एक इंटरव्यू हाय दिस इज सो एंड सो एंड आई लव बॉलीवुड, थैंक यू बॉलीवुड। ऑल डिपेंड ऑन दिलजीत की मूवी, उनकी टीम। अगर वो आगे बोल देती है ठीक है यार हम ये सीन हटा रहे हैं, या तो हम अपने सोल्जर को प्रमोट करना बंद कर देते हैं, हम अपने काम करते हैं, सोल्जर बेचारे लगे रहेंगे, बचते रहेंगे। दोहरे मापदंड क्यों? फिर या तो पूरे गाने बंद कराओ, यूट्यूब तो पूरे गाने उड़वाओ, स्पॉटिफाई तो उड़वाओ, या होर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फिर उत्थों फिर सारे गाने चुको। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बॉर्डर 2 में जो दिलजीत दोसांझ को कास्ट किया गया है, उनको बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ को निकालने की मांग हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह दरअसल मेरे हाथ में चिट्ठियां भी हैं। यह दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से निकालने की मांग को लेकर ये 2 अलग अलग चिट्ठियां हैं। एक सनी देओल को लिख दी गई है चिट्ठी, एक चिट्ठी सनी देओल को लिख दी गई है और एक भूषण कुमार को चिट्ठी लिख दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। दिलजीत दोसांझ को लेकर देश भर में गुस्सा है और अब यह चिट्ठी टू सनी देओल, रिनोन्ड एक्टर एंड प्रोड्यूसर, और टू भूषण कुमार, यह चिट्ठी लिखी है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने चिट्ठी लिख दी है कि बॉर्डर 2 में जो आने वाली फिल्म है बॉर्डर 2, जो देशभक्ति पर आधारित है, पाकिस्तान के साथ जंग को आधारित है,
उसमें दिलजीत दोसांझ को उस मूवी से बाहर, उस फिल्म से निकालने की मांग को लेकर ये दो चिट्ठियां, एक सनी देओल को और दूसरी चिट्ठी लिखी गई है भूषण कुमार को चिट्ठी लिख दी गई है, यानी कि उनके करियर पर भी संकट आ सकता है। दिलजीत को फिल्म से निकालने की मांग तेज हो गई है। दरअसल द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने दिलजीत की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2, देखिए वो तस्वीरें भी जो सनी देओल है उसमें, और इसके अलावा दूसरे वरुण धवन, उसी के साथ दिलजीत दोसांझ भी नजर आ रहे हैं। इसी के बाद ये सवाल उठाए गए कि ये तो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ इन्होंने जिस तरह से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया, पहलगाम को 2 महीने में भूल गए, इसलिए इनको इस मूवी से निकालना होगा, निकालना चाहिए। इस मांग को लेकर ये चिट्ठी लिख दी गई है। फेडरेशन ने इसके लिए फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, मुख्य अभिनेता सनी देओल को चिट्ठी लिखी है, मांग की कि दिलजीत को फिल्म से हटाया जाए। ये दोनों चिट्ठियां हमारे पास हैं, भूषण कुमार, सनी देओल को लिखी है। यही नहीं, एक और चीज आपको बता दें, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी दिलजीत दोसांझ के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। मोदी को चिट्ठी लिखकर दिलजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये चिट्ठी मेरे पास है, एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी में, मेरे हाथ में है, उसका हिंदी अनुवाद आप देख पाएंगे कि भारत में दिलजीत दोसांझ के सभी मीडिया अकाउंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म से उनके सभी गाने और फिल्में हटा दी जाएं। ये वो चिट्ठी है, उसका हिंदी अनुवाद आप उस तरफ देख रहे हैं। पूरे भारत में उनके लाइव कॉन्सर्ट और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर स्थायी प्रतिबंध हो, किसी भी सरकारी कार्यक्रम, आयोजन या अभियान में उनका कोई संबंध नहीं। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो मांग की गई है, सरदार जी 3 की फंडिंग की पूरी जांच। ये बहुत बड़ी खबर है, सरदार जी 3 की फंडिंग की पूरी जांच, इसकी रिलीज पर देश भर में प्रतिबंध हो। वैसे ओवरसीज रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इसको रिलीज इंडिया में ना किया जाए। सोचिए, जब पाकिस्तानी कलाकार देशभक्ति दिखाते हुए भारत के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तो भारतीय कलाकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले सकते हैं? जब भारत के कलाकार पाकिस्तान में बैन है, तो दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? दिलजीत भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हैं या उनके जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं? भारतीयों को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? देखिए, पहलगाम नरसंहार के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर देश से वो माफी क्यों नहीं मांगते? सारे सवाल मिका सिंह ने पूछे हैं इस बार। दिलजीत को ऐसा क्यों लगता है कि बॉर्डर पर सेना कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रही है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, देश के लोग दिलजीत से भी पूछ रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल बॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर मीका सिंह ने भी उठा दिए हैं। बड़ी खबर है, मीका सिंह दिलजीत दोसांझ को देश से कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। मीका ने यह भी कहा कि वो इस बात से हैरान हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर उन्होंने अब तक खेद क्यों नहीं जताया। उन्होंने कहा कि गलती एक बार होती है, बार बार करते हैं तो फिर वो आपकी स्ट्रेटेजी है। मीका सिंह खुलकर बोले। मीका से पहले मशहूर सिंगर बी पराग सोशल मीडिया पोस्ट लिख चुके हैं। उन्होंने कहा था कुछ एक्टर्स जो है, आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। माना गया कि बी पराग का यह पोस्ट दिलजीत दोसांझ के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड गायक, मैंने आपको बताया, जस्सी ने दिलजीत का समर्थन कर लिया, उनका दिल जीत लिया, जस्सी जी का दिल जीत लिया। दिलजीत ने कहा कि भारत में 80% गाने तो पाकिस्तानी है और अगर बैन करना है तो सभी को बैन करो। दिलजीत को लेकर यह पूरा विवाद उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को लेकर है, यह भी आपको जानना चाहिए, जिसमें दिलजीत भारत से नफरत करने वाली, ऑपरेशन सिंदूर को गाली देने वाली, भारत को गाली देने वाली नफरती जहरीली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ इस तरह से काम करते हुए नजर आए। उन्होंने खुद टीजर लॉन्च किया, ऐसा नहीं है, खुद लॉन्च किया उन्होंने। 4 पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। पहलगाम में हिंदू नरसंहार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, उस वक्त दिलजीत ऐसे कलाकार हैं जिनकी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म रिलीज हो रही है, और पाकिस्तानी कलाकार भी वो जो भारतीय सेना का मजाक उड़ा चुकी हैं, जहरीली हैं, नफरती हैं, भारत से नफरत करती हैं। लेकिन हमारे सोचिए, हमारे कलाकारों के लिए पैसा सबसे बड़ा रुपया है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को सही ठहरा चुकी हैं और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण, शर्मनाक बता चुकी हैं। इसलिए देश में इस बात को लेकर भी विवाद हो रहा है कि दिलजीत के लिए क्या देश की भावनाएं, देश के आंसू, सैनिकों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने, आज की बड़ी खबर यह है, मीका सिंह ने इसी बात को लेकर सीधे दिलजीत का नाम लेते हुए कहा, माफी मांगो दिलजीत। सुनिए। तो जब वो लोग अपने स्टैंड लेते हैं तो हम लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते? आज हमारा सारा म्यूजिक पाकिस्तान में बैन है।
तो हम लोग क्यों उनको प्रमोट कर रहे हैं? वो कभी नहीं बोलते हमारे बारे में। आपको लगा कभी आपको मुझे एक इंटरव्यू था कि हाय दिस इज सो एंड सो एंड आई लव बॉलीवुड, थैंक यू बॉलीवुड, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू इंडियंस। कभी आप मुझे एक वीडियो बना दे, एक बाइट दिखा दे, कभी नहीं होता। और खैर अभी हमारे जो ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो हमें वी शुड रिस्पेक्ट कि ठीक है यार, आप अपनी मूवी रिलीज करो तो ठीक है, आप अपने सीन वहां से निकाल दो, उनके शॉट्स निकाल दो, और या एक सिंपल सा वर्ड होता है कि ठीक है जी, इट वाज बाय मिस्टेक, सॉरी। तो आप ना तो सॉरी बोल रहे हैं, आप अड़े हुए हैं अपनी बात पे, और आप अपनी पोस्ट भी दूसरी डालते जा रहे हैं। वो पोस्ट भी आपने डिलीट नहीं करी जो आपने डाली हुई, तो दैट इज रॉन्ग। ना उसने कोई सॉरी बोला है, ना उसके बारे में वो कोई बात कर रहा है। उसने ये बोला जी प्रोड्यूसर के लगे हैं पैसे, प्रोड्यूसर ये है, तो प्रोड्यूसर वालों को जिसने फिल्म बनाई है वो कर लें। चलो दिलजीत इसमें गेम से आउट हो, लेकिन पोस्ट तो दिलजीत ने डाली है, और वो डिलीट भी नहीं कर रहा और सॉरी भी नहीं बोल रहा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिलजीत की मूवी, उनकी टीम। अगर वो आगे बोल देती है ठीक है यार, हम ये सीन हटा रहे हैं, तो एक तरफा तो रहना ही पड़ेगा ना। या तो हम अपने सोल्जर को नोट करना बंद कर देते हैं, हम अपने काम करते हैं, सोल्जर बेचारे लगे रहेंगे, मरते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मीका सिंह ने, सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, या तो ये आप सोचिए। लेकिन दिलजीत को शायद ये लगता है, कह रहे हैं कि दुनिया इस समय युद्ध की स्थिति में है और हमें देश से आगे बढ़कर धरती पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी देश की सीमाएं धरती का हिस्सा हैं। दिलजीत के इसी बयान के बाद सवाल उठे कि दिलजीत के लिए क्या देश प्रेम कोई मायने नहीं रखता है क्या? दिलजीत के इस बयान के बाद वो लोगों के दिलों से बुरी तरह से उतर गए। कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है सभा में। सवाल उठने लगे कि दिलजीत के लिए पहलगाम में भये निर्दोष लोगों का, हिंदुओं का खून कोई मायने नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी। इसलिए इसके बाद उन्होंने एक नया बयान दे दिया। इस बयान में दिलजीत ने कहा कि यह फिल्म पहलगाम हमले से पहले बनी थी, तब हालात सामान्य थे, और इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा लगा है। दिलजीत की सफाई पर जवाब देते हुए मीका सिंह ने कहा कि अगर पैसा प्रोड्यूसर का लगा है तो फिल्म का प्रमोशन दिलजीत क्यों कर रहे हैं? विवाद के बाद उन्होंने ना पोस्ट डिलीट किया, ना ही इसके लिए माफी मांगी, ना ही ये कहा कि वो आगे से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। आपने एक वर्ड को ध्यान से सुना, दिलजीत के, एक टेरिटरी माइनस हो गई। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता पहलगाम से, आतंकी हमले से, कोई मरा को नहीं मरा है, पैसा सबसे बड़ा रुपया इनके लिए, देश एक टेरिटरी माइनस हो गया। इनको पहलगाम से ज्यादा दुख इस बात का है कि एक टेरिटरी माइनस हो गई इनके लिए। आप सोच कर देखिए, इनको कहां सराखों पर लोग बिठाते हैं, कितना आइडल स्टार बनाते हैं, इनकी देशभक्ति सिर्फ रील तक होती है। पाकिस्तानी कलाकार इनसे ज्यादा देशभक्त होते हैं। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। कुछ लोगों को बुरा लगे, दिलजीत तक ये वीडियो अगर कोई पहुंचाए तो प्लीज पहुंचाइएगा। दिलजीत, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, टेरिटरी है आपके लिए कि एक टेरिटरी माइनस हो गई। अभी आपके शब्द है ना, आपने बोला कि प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो गया, इतना पैसा लगा हुआ है, एक टेरिटरी माइनस हो गई है। आपकी एक टेरिटरी है इंडिया। आप सोच कर देखिए किस तरह, यही माइंडसेट है और इसी सोच का विरोध, एक टेरिटरी माइनस हो गई, सिर्फ टेरिटरी है। देश में जंग है, हम तो मोहब्बत प्यार बांट रहे हैं, आतंकवादियों को समझा दो, ये देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये सारी देशभक्ति जो है ये सिर्फ सिने या सिर्फ पर्दे के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो बॉर्डर 2 में भी ज्ञान बांटते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने वाले, पहलगाम को भुला देने वाले, ये पाकिस्तान से लड़ते हुए नजर आएंगे बॉर्डर 2 में। आगे बढ़ेंगे। आज संविधान हत्या दिवस है, अब बात इसकी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल। ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको विचारने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है कि यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। पचास वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है।
वो दिन स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उस समय घोषित इमरजेंसी है। देखिए, आज संविधान हत्या दिवस है और आज 25 जून है। आज से 50 साल पहले, याद करिए, आज ही के दिन लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर, संविधान की भावना की हत्या करके, सभी नागरिक अधिकारों को खत्म करके देश को काल कोठरी में तब्दील कर दिया गया था। वो काला अध्याय आज भी लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह याद किया जाता है और भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। भारत में ना बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, हमसे सवाल पूछेंगे कि संविधान की हत्या करके देश में इमरजेंसी लगाने की घटना तो 50 साल पहले हुई, आज क्यों उसे याद करना? आज उसे क्यों याद करना? 50 साल पहले इमरजेंसी, आपातकाल। भारत में 37 करोड़ से ज्यादा युवा जो इमरजेंसी के ब्लैक एंड व्हाइट दौर के बारे में जानते तक नहीं है। उन्हें बार बार संविधान को बंधक बनाने की घिनौनी घटना के बारे में क्यों बताया जाए? ये लोगों के जहन में सवाल होगा ना कि क्यों बार बार रिपीट करना, क्यों? ये वो दौर जब मोदी भेष बदलकर वहां पर कुछ योद्धा थे, कुछ लोकतंत्र के योद्धा थे जो उस अंधकार में भी, आपातकाल के अंधकार में भी लोकतांत्रिक रोशनी को जगाए रखे हुए थे। कुछ योद्धा थे, उनमें से एक नरेंद्र मोदी, उस वक्त 25 साल, और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर ये वो सारी तस्वीरें हम निकाल कर आए। लेकिन लोगों के जहन में आएगा कि आज हम क्यों बता रहे हैं सब। भारत की जिस 85% आबादी ने इमरजेंसी को देखा तक नहीं, 85%, उन्हें आपातकाल के बारे में बताने से क्या मिलेगा? है ना, ये लोग सोच रहे होंगे 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल से आज के नए भारत का क्या मतलब है। आज आप इमरजेंसी को लेकर विपक्ष के नेताओं की बातें एक बार सुन लेंगे ना साहब, जो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप सुन लें तो समझ जाएंगे माइंडसेट नहीं बदला है, आपातकाल वाली सोच नहीं बदली है। देश को बार बार क्यों आपातकाल का क्रूर घिनौना इतिहास याद दिलाने की जरूरत है, यह देश के विपक्ष के नेताओं को आज भी अगर आप सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा कोई अफसोस नहीं है। आज भी जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि आपातकाल इसलिए लगा, उसलिए लगा, जरूरी था, नहीं था। कैसे देश में अभी भी ना आपातकाल का वायरस जिंदा है, वायरस। आज जब देश में कई जगह संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट वाली, और टीएमसी के नेताओं ने इमरजेंसी के फैसले को ही सही ठहरा दिया। यूबीटी के सांसद संजय राउत जी ने कहा कि इंदिरा ने तो संविधान का सम्मान करने के लिए आपातकाल लगाया। संजय राउत, मतलब जब संजय राउत जैसे नेता जिस पार्टी में हो तो उस पार्टी को दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। संजय राउत कह रहे कि इंदिरा ने तो संविधान का सम्मान करने के लिए आपातकाल लगाया। संजय राउत के अलावा टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने भी आपातकाल के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इंदिरा ने देश को अराजकता से बचाने के लिए आपातकाल लगाया जी। मतलब आज के दौर में लोकतंत्र के सो कॉल्ड सबसे बड़े कथित रक्षक लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे को सही ठहरा रहे हैं। उन्हें आपातकाल के दाग अच्छे लगने लगे हैं। हद तो यह है कि जिस कांग्रेस ने आज तक इमरजेंसी पर कभी माफी नहीं मांगी, जिस कांग्रेस के नेताओं ने देश में आपातकाल लागू करने को इंदिरा गांधी का साहसिक फैसला बताया, वो आज भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात तो 11 साल के मोदी सरकार के शासन में है, तभी आप खुलकर मोदी को गाली दे पा रहे हैं। उस वक्त तो सारे कितने नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था, 600-700 से ज्यादा विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। लेकिन आज भी मोदी के शासनकाल की तुलना आपातकाल से की जा रही है। पहले ऐसा करते हैं, आपको दिखाते हैं इंडिया गठबंधन के नेता कैसे इमरजेंसी को सही ठहरा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस देश में जिस अघोषित इमरजेंसी का आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है, आरोप और सच्चाई क्या है, दोनों। लेकिन पहले इमरजेंसी को सही बताने और ठहराने वाले हास्यास्पद बयान। संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से
आपातकाल लगा सकती है। यह संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को। खड़गे जी ने पूछा क्यों बता रहे हैं, क्यों याद दिलाना 50 साल पहले की बात को। संजय राउत ने बता दिया क्योंकि माइंडसेट आज भी जस्टिफिकेशन का है कि अराजकता फैलाएंगे तो आपातकाल लगा दी इंदिरा जी ने। क्योंकि आज से क्या हुआ था याद है आपको, 50 साल पहले 25 जून की आधी रात इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे आप। आपातकाल की बड़ी वजह इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बताया जाता है। इस फैसले के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का यह फैसला इंदिरा के खिलाफ उस याचिका को लेकर था जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी के बाद आज ही के दिन 25 जून 50 साल पहले 1975 को देश के लोकतंत्र पर वो काला धब्बा आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल के तहत देश के संविधान को जेल में डाल दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। वो था लोकतंत्र का सरेंडर जो कहते हैं ना लोग आजकल, लोकतंत्र को सरेंडर कर दिया गया था। तब संविधान की हत्या कर दी गई थी। आज कांग्रेस कहती है कि देश में अघोषित आपातकाल है ना, अघोषित आपातकाल है। लेकिन हम सवाल पूछते हैं, देश में एक भी नेता बिना कोर्ट के आदेश के जेल में है क्या? जवाब दे दीजिए। आज देश में अघोषित आपातकाल है ना मोदी के राज्य में, एक भी नेता बिना कोर्ट के आदेश के जेल में है क्या? जबकि इंदिरा के आदेश पर तो देश में हजारों निर्दोष विपक्षी नेताओं को सैकड़ों की संख्या में जेलों में ठूस दिया गया था, मीसा वगैरह लगाकर। ये सब आज कांग्रेस मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक अपमानजनक वीडियो जारी करके आरोप लगाती है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मोदी की मृत्यु कामना, बहुत कुछ होता है, मोदी को गाली, सब कुछ। अभिव्यक्ति की आजादी है ना, लेकिन आपातकाल के दौरान प्रेस, रेडियो, अखबार पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। आज कांग्रेस चुनाव हार जाने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा देती है। चुनाव आयोग मिला हुआ है, लेकिन तब कांग्रेस के ही राज में खुलेआम न्यायपालिका कंट्रोल की गई। न्यायपालिका का फैसला अपने खिलाफ आने पर देश में आपातकाल लगा दिया गया। आज क्या कहती है कांग्रेस? आज कांग्रेस अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करती है, लेकिन तब सैकड़ों लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए। बहुत कुछ है, कहानियां बहुत लंबी है साहब। आज देश में सिर्फ 15% आबादी ऐसी है, 15% जो 60 साल से ऊपर है। यानी आज देश में 85% आबादी ने वो दौर नहीं देखा होगा जब कांग्रेस सरकार में क्रूरता की हदें पार करके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। ये लोग लोकतंत्र पर लेक्चर देते हैं, सरेंडर की बातें करते हैं। लोकतंत्र को कैसे सरेंडर किया गया था ना, इतनी खौफनाक कहानियां है ना। जबरन नसबंदी की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई, जिन्हें विपक्ष ने लोगों का नरसंहार बताया। मीसा कानून, लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम भी मीसा इसलिए रखा गया। मीसा कानून के तहत 35,000 लोगों को बिना किसी की सुनवाई के हिरासत में ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अध्यादेश लाकर अदालतों को मीसा कानून की समीक्षा करने से रोक दिया गया। हर खबर लिखने के लिए प्रेस को सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया। इतना नहीं, हद तो यह हो गई कि इंदिरा गांधी ने एक विदेशी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इमरजेंसी लगाना लोकतंत्र के हित में था। इसके बाद राजीव गांधी ने भी इमरजेंसी लगाने के फैसले को सही बताने की कोशिश की थी। Member of the opposition, now a minister, said that if we cannot win by the ballot, we shall win by the bullet. Somebody else incited the police and the army. And at that moment, if we had not stopped it, India would not have survived. देखिए, आपातकाल पर कांग्रेस की जो मानसिकता 1975 में थी ना, वही शायद आज भी है। मैं कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि आज तक आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगना तो दूर साहब, कांग्रेस के नेता इसे इंदिरा का सही फैसला भी बताते रहे हैं और बता रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल से देश भर में हर साल, आप भी नोट कर लीजिए, आज है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। इस दिवस की परिकल्पना इसलिए की गई ताकि भविष्य में लोकतंत्र की कसमें खाने वाले लोग लोकतंत्र को अंडरग्राउंड ना कर दें। आप अलर्ट रहें, इसलिए संविधान हत्या दिवस। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को
व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तब आपातकाल, अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात। आज भी कांग्रेस में आपातकाल जैसे हालात है। पार्टी के अंदर हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर आपातकाल शायद लगा हुआ है, इसलिए शशि थरूर को बार बार लक्ष्मण रेखा पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर है, उनकी एक नई पोस्ट ने सवाल उठा दिया है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। थरूर की नई उड़ान आज 3:45 पर। बहुत बड़ी खबर है साहब, ये दिखाइए पोस्ट थोड़ा सा, ये मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, पोस्ट दिखाइए 1 मिनट, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। ये देखिए आप, ये हाँ, ये शशि थरूर का पोस्ट है। 3:42 पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स, पंख तुम्हारे हैं, द स्काई बिलोंग्स टू नो वन, आसमान किसी का नहीं है। डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, उड़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं है। कहां उड़ने वाले हैं थरूर? उड़ने की इजाजत मत मांगो, मतलब ये कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान पर किसी का अधिकार नहीं है। इस पोस्ट में शशि थरूर ने एक चिड़िया की तस्वीर भी लगाई। इसी के बाद सवाल उठे साहब कि क्या थरूर कांग्रेस से उड़ने वाले हैं? थरूर और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की खबरें ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनके स्टैंड के बाद से आ रही हैं। शशि थरूर ने देश से लेकर विदेश तक मोदी की तारीफ की, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, सेना की तारीफ की, प्राइम एसेट बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद से ही राहुल गांधी के करीबी कई बड़े बड़े नेता उनसे नाराज थे। कांग्रेस नेताओं की थरूर से यह नाराजगी तब और बढ़ गई जब थरूर ने 23 जून को एक अंग्रेजी अखबार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल की हेडलाइंस थी, लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच, ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक पहुंच से सबक। थरूर ने इस आर्टिकल में लिखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, सुनिएगा, नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता, संवाद करने की इच्छा भारत के लिए वैश्विक मंच पर एक प्रमुख संपत्ति है, प्राइम एसेट, लेकिन इसे और समर्थन मिलना चाहिए। इस आर्टिकल से कांग्रेस का दर्द बढ़ना था, लाजमी था, क्योंकि आपातकाल वाला माइंडसेट तो अभी भी है कांग्रेस में। अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना है अभी भी। इस आर्टिकल से कांग्रेस का दर्द बढ़ा। थरूर के इस आर्टिकल को पीएमओ ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया साहब। थरूर का यह आर्टिकल कांग्रेस की उस कोशिश को फ्लॉप करने वाला इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस सीजफायर के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी को सरेंडर बता रही है, सरेंडर। लेकिन कांग्रेस के सांसद मोदी की तारीफ कर रहे हैं। थरूर के इसी आर्टिकल के बाद जब आज खड़गे जी से भी पूछ लिया गया कि क्या एक्शन लेंगे थरूर के खिलाफ, खड़गे जी ने कहा कि थरूर की जो इच्छा होती है वो बोलते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो पार्टी को देश की चिंता है, उन्हें किसी और की चिंता है। खड़गे का इशारा पीएम मोदी की तरफ था। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। डर रहे कर रहे, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी देर आर नियरली 34 वर्किंग कमेटी मेंबर्स, 34 परमानेंट इन्वाइटीज, नियरली 30 पीपल स्पेशल इन्वाइटीज। तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हो उनको। लेकिन ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार की बहुत चिंता है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी है। बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने बोला है कि साहब कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। ट्रंप ने 2 महीने में 2 युद्ध रुकवा दिए। पाकिस्तान तो कहेगा कि भारत से बचा लिया, पाकिस्तान तो कहेगा ना कि भारत से बचा लिया। इसलिए अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो फिदाइन वहां के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप ने 2 महीने में 2 युद्ध रुकवाए। मुनीर के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी यह मांग कर दी कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये ट्रंप की नोबेल नोटंकी का नया चैप्टर, आइए खोलते हैं। She gave me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them.
I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. साहब, नोबेल के इतिहास में ना अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपति जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक थे थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें 1906 में जापान रूस युद्ध की समाप्ति के नाम पर नोबेल मिला। दूसरे वुड्रो विल्सन, जिनके कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराया गया, फिर भी उन्हें प्रथम विश्व युद्ध खत्म कराने के लिए शांति का नोबेल मिला। इसके बाद 2002 में जिमी कार्टर को इस आरोप के बावजूद शांति का नोबेल मिला कि उन्होंने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को समर्थन देकर अफगानिस्तान जैसे देश को बर्बाद कर दिया। चौथे ओबामा, जिनके कार्यकाल में सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान को बमों से बर्बाद कर दिया गया, फिर भी उन्हें मिला। अब इस कड़ी में नया नाम क्या जुड़ने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ी दीवानगी है साहब, ट्रंप को सिर्फ नोबेल दिख रहा है। जिनके आदेश पर ईरान में स्ट्राइक हुई, 3 परमाणु अड्डे तबाह हुए, लेकिन हमले करने के बावजूद भड़काया, उकसाया, सुलगाया, आग लगाई, उसके बावजूद वो सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप खुद अपना बायोडाटा पोस्ट करके दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए। ट्रंप ने, हमने नाम भी इसलिए दिया दर्द नोबेल, दर्द नोबेल, मिल ही नहीं रहा, इतना बड़ा दर्द है। ट्रंप साहब ने लिखा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य के बीच अद्भुत संधि की व्यवस्था की है, जो कि अन्य युद्धों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक, रक्तपात और मौत के लिए जाना जाता है। दशकों तक चलता रहा। मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे सर्बिया, कोसोवो के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे मिस्र, इथोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे मध्य पूर्व में अब्राहम समझौते कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं जिसमें रूस और यूक्रेन और इजराइल, ईरान शामिल है। भूमिका पूरी तैयार कर रहे हैं ट्रंप साहब, परिणाम जो भी हो। लेकिन लोग जानते हैं यही मेरे लिए मायने रखता है, मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे ट्रंप का ये पोस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने कहीं नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे तो भेज दिया, उसे पता है नौकरी वोकरी मिलनी है नहीं, उसे मिलनी है नहीं, फिर भी शब्दों में ही सही लेकिन बयानों में भी ट्रंप की ये खींच साफ दिख रही है। दर्द नोबेल दिखाते हैं आपको। Give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. उधर आपको बता दें, मुनीर ने, जी हाँ, पाकिस्तान के जनरल मुनीर, वहां का फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल मुनीर, जिहादी जनरल मुनीर, और वहां की सरकार ने ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश तो कर दी, लेकिन अब उनकी इस सिफारिश उनके लिए गले की फांस बन गई है। जी हां, दरअसल पहले अमेरिका पहुंचे मुनीर के खिलाफ, अमेरिका में ही प्रदर्शन हुआ, लोगों ने मुनीर के सामने नारेबाजी की, उसे पाकिस्तानियों का नरसंहार करने वाला बताया। अब बड़ी खबर सुनिए, पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। अमेरिका से पाकिस्तान लौटे मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहर शहर मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मुनीर गद्दार है, मुनीर ने ईरान का साथ ना देकर अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका को इंफॉर्मेशन लीक की, मीर जाफर है मुनीर ही गद्दार निकला। पाकिस्तान में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे इसके पीछे ना कई वजह हैं, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर सेना की तरफ से खुलेआम मानवाधिकारों के उल्लंघन करके लोगों पर जुल्म करना भी शामिल है। लेकिन ताजा विवाद क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की सिफारिश करने पर, क्योंकि अमेरिका ने तो ईरान पे बम मारे, परमाणु ठिकाने नष्ट किए, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और ही बताई जा रही है।